हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे गाइज ईओआरओ के बारे में। ईओआरओ में पार्ट बी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। पार्ट बी के अंदर से एक अध्याय अपन देख चुके थे जिसमें से धारा 1 और धारा 2 के बारे में बखान किया गया था। एकदम आसानी तरीके से मैंने बताया था किस प्रकार से याद करना है, क्या क्या है वो सारी चीज़ें। साथ में जैसे जिस प्रकार से क्लास कंप्लीट होगी तो मैं उसको दोबारा से रिवाइजन करवा दूंगा, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज बात करेंगे अपन धारा 3 से लेकर धारा 50 तक के बारे में। यह अध्याय 2 के अंदर से बखान किया गया है। एकदम सरल तरीके से मैंने इनको लिखा है, एकदम आपको समझ में आ जाए, फटाफट क्लास में याद हो जाएगा, ऐसा मैंने इनको लिखकर तैयार किया है। अध्याय 2 है तो अध्याय 2 का जो नाम आता है ना गाइज, उसका नाम आता है नगर पालिका का गठन और शासन के बारे में बखान किया गया है अधिनियम 2009 के अंदर से। ठीक है, इसमें से धारा 3 से लेकर 50 तक के बारे में बताई गई है। तो पहली जो धारा आती है धारा 3, इसके बारे में बात करते हैं। धारा 3 क्या कहती है कि नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन बोले तो नगर पालिकाओं का विस्तार के बारे में बखान किया गया है धारा 3 में, याद रखना। ठीक है गाइज, परिसीमन का मतलब आपको पता ही चल गया कि विस्तार होता है। अब जो नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर पालिकाओं का विस्तार कौन करेगा? पहला तो दिमाग में ये आता है, तो जो नगर पालिकाएँ होती हैं उनका जो विस्तार होता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जब राज्य सरकार उसको परिसीमन करती है, फिर विस्तार करती है, तो राजपत्र में प्रकाशित करना होता है। ये कंडीशन होती है कि बिना राजपत्र में प्रकाशित किए नगर पालिकाओं का विस्तार नहीं किया जा सकता राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि परिसीमन या फिर विस्तार कैसे किया जाता है। तो सवाल यहाँ पर आ जाता है कि कैसे करेगी उसका परिसीमन। ये सवाल का जवाब यहाँ पर सारा लिखा गया है। तो बात करें अपन किस प्रकार से नगर पालिकाओं का परिसीमन होता है, किस प्रकार से नगर पालिकाओं का विस्तार होता है। पहला आपको दिमाग में आ गया कि राज्य सरकार इसका परिसीमन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि नगर पालिका घोषित क्षेत्र पर देखो किस प्रकार से कोई भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है कि ये क्षेत्र नगर पालिका होगा। तो उसके क्या होगा, 6 माह के भीतर सदस्यों का निर्वाचन करना आवश्यक होगा, ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। पहली कंडीशन याद हो गई कि किसी भी क्षेत्र को अगर नगर पालिका घोषित किया जाता है तो 6 माह के अंदर से सदस्यों का निर्वाचन या फिर चुनाव करना जरूरी है। दूसरा बात करते हैं, कोई नगर पालिका क्षेत्र है, उस नगर पालिका क्षेत्र के पास में कोई भी दूसरा आसपास का जो क्षेत्र है उसको शामिल करना है आपको। शामिल करने के बाद में क्या होता है कि नए क्षेत्र में जो शामिल कर 6 माह के सदस्यों का निर्वाचन करना होगा। अब सपोज करो कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के पास में नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र के पास में कोई गांव है, उस गांव को आप नगर पालिका में शामिल करना चाहते हो। शामिल कर लिया गया। शामिल करने के बाद में क्या होता है कि नगर पालिका के जो वार्ड हैं उसको अंदर भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो नए आपको सदस्यों की ज़रूरत होगी। तो वो उसके लिए आपको 6 माह के अंदर से सदस्यों का निर्वाचन करना आवश्यक होता है। कंडीशन दूसरी आपको याद हो गई। तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगर कोई नगर पालिका क्षेत्र है, उस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर से कोई भी क्षेत्र को अपने को अलग करना है तो अलग किए हुए सदस्यों को आपको हटाना पड़ेगा। कंडीशन 3 हो गई। एक में अलग हो रहा है और एक में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन बात करते हैं। अगर दो नगर पालिकाएँ हैं, जैसे देखो एक नगर पालिका को 2 भागों में बांटने पर और दूसरी नगर पालिका का कुछ भाग दूसरी में शामिल करने पर क्या होता है कि विभाजित क्षेत्र के सदस्यों को नई बनी नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन बात करते हैं। पांचवी कंडीशन ये आती है कि नगर पालिका क्षेत्र समाप्त कर देना या फिर टूट जाना। ये सारे के सारे अपन क्या करते हैं, नगर पालिका के जो परिसीमन होता है फिर विस्तार होता है, वो सारी कंडीशन आपको देखने को मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको आराम से याद हो गया होगा। एकदम मैंने सरल तरीके से आपको सरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। आगे बात करें तो जब नगर पालिका के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण, ठीक है, का जो खर्च होगा वो नगर पालिका से उठाया जाएगा। नगर पालिका खुद उसका खर्च उठाएगी और कोई भी नहीं उठाएगा। पहला पॉइंट आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, अगर कोई भी नगर पालिका है, उस नगर पालिका का चिन्ह का जो निर्धारण है या तो जिला कलेक्टर करेगा, ये थोड़ा सा याद रखना, कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा, या फिर जिला कलेक्टर के द्वारा निर्मित प्राधिकारी जो अधिकारी होगा उसके द्वारा किया जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? अगर सपोज करो कोई क्षेत्र है, ये नगर पालिका क्षेत्र आ जाता है, इस क्षेत्र का जो सीमांकन किया जाएगा या तो जिला कलेक्टर के द्वारा करा जाएगा या फिर कौन करेगा गाइज? कलेक्टर के द्वारा जो निर्मित अधिकारी होगा वो करेगा।
ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे आता है कि जब किसी गांव का भाग नगर पालिका में शामिल करें तब क्या होता है। अगर सपोज करो यह नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है, इस गांव को आप नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर दिया गया तो क्या होगा, किस प्रकार से होगा, सारी कंडीशन अपन देखने वाले हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो क्षेत्र गांव का भाग नहीं होगा। सपोज करो इतना हिस्सा नगर पालिका के अंदर से शामिल कर लिया गया इस गांव का, तो यह अब नगर पालिका का भाग कहलाएगा, न कि गांव का। ठीक है, यहाँ पर पंचायत वाला सिस्टम नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे नियम किसके लागू होंगे, नगर पालिका के होंगे। पहला समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं, उस क्षेत्र पर पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने बताई। आगे बात करते हैं, उस क्षेत्र पर नगर पालिका की आधिकारिकता होगी, मतलब कि सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा, नगर पालिका का होगा, न कि कोई पंचायत का। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, जब तक निर्वाचन नहीं होता तब तक गांव के सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, और 6 माह में चुनाव करवाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोई भाग नगर पालिका से अलग होता है तो उस क्षेत्र पर राज्य सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आपने नगर पालिका से हटा दिया गया तो उस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा, नगर पालिका का वहाँ से हट जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आता है, यदि कोई क्षेत्र नगर पालिका में न रहे और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की आधिकारिकता में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र पर संपूर्ण दायित्व और संपत्तियों स्थानीय प्राधिकरण की होंगी। इतना समझ में आया। जिस प्रकार से सपोज करो कि कोई नगर पालिका क्षेत्र है, ये सपोज करो आपने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अंदर से कुछ छोटा सा हिस्सा है, इसको नगर पालिका क्षेत्र से आपने हटा दिया गया तो यहाँ पर जो संपूर्ण दायित्व होगा, संपूर्ण संपत्ति पर जो अधिकार होगा वो स्थानीय प्राधिकारियों का होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई आवास गृह, भंडार गृह आदि 2 या 2 से अधिक नगर पालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित होते हैं तो राज्य सरकार उसकी आधिकारिकता रखने वाली नगर पालिका की घोषणा करेगी। ये सारी की सारी कंडीशन आपने देखी कि धारा 3 में बखान किया गया है। अब बात करते हैं धारा 4 के बारे में। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 ये कहती है गाइज कि राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड को ऐसे उपबंधों से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त हों और उससे संबंधित सुसंगत नियम बना सकेगी। ये धारा 4 में बखान किया गया है। धारा 5 के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। धारा 5 क्या कहती है कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन के बारे में बखान करता है। तो नगर पालिका की स्थापना किस प्रकार से की जाती है उसी के बारे में अपन बात करते हैं। तो नगर पालिका उस क्षेत्र को बनाया जाता है जहाँ पर 20,000 से लेकर 1 लाख तक के जनसंख्या वाले क्षेत्र को आप नगर पालिका घोषित कर सकते हो। और नगर पालिका होता है उसको संक्रमणशील क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आ गया? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नगर पालिका के बाद में नंबर आता है नगर परिषद का। नगर परिषद के अंदर से किसको कहोगे आप? जिसके अंदर से 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या रहती है, वहाँ पर नगर परिषद होगा और उसको लघुतर नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है। अब नगर परिषद के बाद में नाम आता है नगर निगम का। नगर निगम किसको कहोगे? जैसे 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वालों का आप नगर निगम कहोगे, जिसको वृत्त नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आपने जयपुर नगर निगम सुना होगा, वो नगर निगम है क्योंकि वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, तो नगर पालिका है ना, नगर पालिका को आप क्या बोल सकते हो? नियमित निकाय बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नियमित निकाय बोल सकते हो। अब आपके दिमाग में आया कि भाई साहब ये नियमित निकाय क्या होता है? नियमित निकाय वो होता है जिस पर वाद लाया जा सके और सामान्य मोहर हो, उसको आप नियमित निकाय कह सकते हो। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर राज्य सरकार या राज्यपाल के द्वारा कोई भी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी बनाने के लिए
अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो वो क्षेत्र होगा ना जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा, उस क्षेत्र को आप नगर पालिका में शामिल नहीं कर सकते। ये भी याद रखना। जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी रहती हैं बहुत सारी तो वो नगर पालिका के अंदर नहीं आते। जहाँ पर राज्यपाल के द्वारा जिस क्षेत्र को औद्योगिक नगरी बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाती है तो उसको आप नगर पालिका के अंदर से शामिल नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। आगे ये आता है कि राज्य सरकार किसी भी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन या फिर इसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन किया जा सकेगा। किसका? विकास प्राधिकरण का। इसको याद रखना। बोले तो आपने कभी कभार सुना होगा, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण न्यूज़ में पढ़ते होंगे तो उसमें भी ये लिखा रहता है, या फिर अजमेर विकास प्राधिकरण। ये सारे के सारे क्यों हैं? इनका नाम इसलिए आ जाता है कि राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र है, उस नगरीय क्षेत्र का सांस्कृतिक महत्व हो गया, पर्यटन हो गया, इसी प्रकार का कोई बहुत सारे महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं नेक्स्ट धारा 6 के बारे में। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 वो कहती है कि जो नगर पालिका आपने बनाई ना, उसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में बखान करता है। तो नगर पालिका की संरचना, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सीधा सीधा मतलब ये आ जाता है कि आपने ज़मीन ले ली, ज़मीन लेने के बाद में आपने विचार कर लिया कि मैं यहाँ पर घर बनाऊँगा, यहाँ पर ये बनाऊँगा वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें आपने देख ली। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपने किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, वो अब अपन बात करने वाले हैं नगर पालिका संरचना के बारे में। नगर पालिका संरचना में बात करें तो आपको वार्ड देखने को मिलेंगे। अब देखो, सबसे कम वार्ड हैं वो 13 होने चाहिए, ये पहले की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर अब संशोधन हो गया, उसमें अब दे रखा है कि कम से कम कितने वार्ड हो गए? 20 वार्ड आपको देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? कम से कम 20 वार्ड। तो इसी के संदर्भ से क्या होता है कि जो वार्ड थे ना, उसके अंदर भी जो सदस्य चुने जाएंगे वर्तमान में, उनको निर्वाचित सदस्य होंगे, उनकी संख्या भी पहले 13 हुआ करती थी, अब वर्तमान में 20 हो गई। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। पदेन सदस्य के बारे में बात करें तो जो नगर पालिका का पदेन सदस्य होगा उसको कहेंगे उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एमएलए, एमपी होंगे। मत देने का अधिकार इनके पास में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मनोनीत सदस्यों के बारे में। मनोनीत सदस्यों के अंदर से क्या होगा? जो भी मनोनीत करोगे ना आप, उसमें कम से कम एक जो सदस्य होगा वो दिव्यांग होगा। ठीक है। और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों के बारे में भी यहाँ पर मनोनीत किया जाएगा गाइज। और बात करें पदेन सदस्य के अंदर देखो, परंतु निहारता संबंधी उपबंध इन पर लागू नहीं होंगे, ना ही कोई कार्रवाई होगी। मनोनीत सदस्यों के बारे में बात करें तो पहले नगर पालिका के अंदर से कितने हैं? 6 होते हैं। पहले 4 हुआ करते थे। नगर परिषद में 8 होते हैं मनोनीत, याद रखना। पहले 5 हुआ करते थे। नगर निगम में अभी वर्तमान में 12 मनोनीत होते हैं, पहले 6 हुआ करते थे। मत का अधिकार इनके पास में आपको नहीं होता और इनका कोई भी कार्यकाल आपको देखने को नहीं होता है मनोनीत सदस्यों का, याद रखना गाइज। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार कभी भी बुला या प्रत्याहार कर सकती है, इनको याद रखना। आगे बात करते हैं, प्रत्येक जनगणना के बाद वार्डों की संख्या में जनसंख्या अनुसार बदलाव किया जा सकता है। ठीक है। और चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि नए निर्वाचन से विद्यमान नगर पालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीटों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी? किसी भी नगर पालिका के अंदर जो सीटों की संख्या होगी वो नगर पालिका के लिए राज्य सरकार डिसाइड करेगी। उस क्षेत्र का एमएलए, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। लोकसभा एमपी उस क्षेत्र के नगर परिषद, नगर निगम का प्रतिनिधित्व करेगा। ये चीज़ें इसके अंदर से बखान की गई हैं। अब बात करते हैं आरक्षण के हिसाब से किस प्रकार से सदस्यों को आरक्षण दिया जाता है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सामान्य वर्ग, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी हेतु यहाँ पर आपको आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। अब किस प्रकार से देखो, SC ST आरक्षण कुल जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। दूसरा बात करते हैं, ओबीसी का जो आरक्षण होगा 21% के अनुसार होगा और सभी वर्गों में कुल स्थान का 50% होगा, वो महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
आगे बात करें तो जहां SC/ST की जनसंख्या 70% से कम हो वहां पिछड़े वर्गों की कम से कम एक सीट होगी, याद रखना। और SC/ST के पिछड़े वर्गों का आरक्षण तब तक है जब तक संविधान के अनुच्छेद 334 में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक उनको आरक्षण प्रदान किया गया है गाइस। अब बात करते हैं धारा 7 के बारे में। धारा 7 से पहले आप जो PDF फाइल है उसका पासवर्ड ज़रूर याद कर लेना। पासवर्ड होगा EO, कैपिटल में होंगे सारे के सारे, याद रखना, EORO, यूनिट सेकंड, ये इसका पासवर्ड है, याद रखना। PDF फाइल जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी उसका पासवर्ड आपको EORO यूनिट 2 डालना है, ठीक है। धारा 7 के बारे में बखान करते हैं। धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 ये कहती है कि नगर पालिका की पदावधि के बारे में बताता है। किस प्रकार से पदावधि होती है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल आपको देखने को मिल जाता है। अगर नगर पालिका का विघटन मतलब टूट जाती है तो 5 वर्ष से पहले हो गई हो या फिर नई नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी, और नए चुनाव होंगे वो 6 माह के भीतर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। धारा 8 के बारे में बात करते हैं। धारा 8 ये कहती है कि नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होंगे, और नगर पालिका शासन, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद या फिर नगर निगम उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। ये धारा 8 में बखान किया गया है। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 ये कहती है कि वार्ड बनेंगे ना नगर पालिका के अंदर से, उनका विभाजन किस प्रकार से होगा। तो धारा 9 ये कहती है कि वार्डों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। वार्डों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। चुनाव के उद्देश्य के लिए वार्डों का विभाजन किया जाता है। आगे बात करें तो वार्डों के विभाजन के समय जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य वही होगा जो समस्त नगर पालिका के समान हो। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा, ठीक है। मतलब कि वार्डों का विभाजन के बारे में बखान किया गया है, और वार्डों का विभाजन किस प्रकार से होगा, उसकी जनसंख्या के आधार पर वार्डों का विभाजन होगा। पहले 13 हुआ करता था, अभी वर्तमान में 20 हो रखा है मिनिमम, ठीक है। आगे बात करते हैं धारा 10। धारा 10 ये कहती है कि वार्डों का निर्धारण या फिर अवधारणा के बारे में बात करते हैं कि वार्डों का निर्धारण किस प्रकार से आप करोगे। राज्य सरकार आदेश द्वारा वार्डों का अवधारणा और चुनाव हेतु निर्धारण करेगी, ठीक है। आगे बात होती है तो राज्य सरकार वार्ड और वार्ड की सीमा का निर्धारण निर्वाचन के प्रयोजन के लिए किया जाता है। SC/ST OBC प्रत्येक वर्ग की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण होगा। साथ ही बात करें तो जिस वर्ग में SC/ST की आबादी अधिक होगी वह उसके लिए आरक्षित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राज्य सरकार वार्डों का निर्धारण के आदेश का प्रारूप के संबंध में आपत्ति दाखिल करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा, जिनकी अवधि 7 दिन से कम नहीं होगी, और नगर पालिका की टिप्पणी हेतु प्रतिलिपि भेजी जाएगी। जो आरक्षित स्थान का निर्धारण होगा ना वो रोटेशन से होगा। ऐसे नहीं कि जनरल वालों को दे दो, OBC वालों को दे दो, SC/ST वालों को दे दो, इस प्रकार से इनका रोटेशन होगा। एक बार जनरल को मिला, फिर OBC को मिला, फिर ST को मिला, फिर SC को मिला, वापस इस प्रकार से सर्किल आपको देखने को मिल जाता है। वार्डों की संख्या का निर्धारण स्थानीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी कोने से शुरुआत करेंगे। आपको समझ में आया तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर जो वार्डों की गिनती होगी ना, ये राजस्थान देखो, ये उत्तरी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा आ जाता है। तो जो वार्डों की संख्या का जो गणना होगी वो किस प्रकार से करोगे, यहाँ से स्टार्ट की जाती है। ये इसको बोला जाता है उत्तरी पश्चिमी भाग से, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 11 के बारे में। धारा 11 क्या कहती है गाइस? धारा 11 ये कहती है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कहती है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन होगा, 5 वर्ष की समाप्ति से पहले होगा। विघटन होने पर चुनाव 6 माह में करवाना होगा। मतलब अगर कोई नगर पालिका टूट जाती है, विघटन हो जाता है, तो चुनाव दोबारा से 6 माह में करवाना पड़ेगा। अवधि अगर 6 माह अंतिम में हो तो चुनाव नहीं करवाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया, कोई नगर पालिका है उसको बने हुए 5 साल होने वाले हैं,
लेकिन वो 5-6 महीने पहले ही विघटित हो जाती है, मतलब टूट जाती है, और उसके चुनाव की डेट 6 महीने ही बची है, तो उसके लिए दोबारा सरकार चुनाव नहीं करवाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। चुनाव की अधिसूचना राज्य सरकार जारी करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। आगे बात करें तो राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को उक्त प्रयोजनार्थ कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नगर पालिका के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों को संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। मतलब कि सारी की सारी जो चुनाव करवाने की प्रक्रिया रहेगी वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास में रहेगी। आगे बात करते हैं धारा 12 के बारे में। धारा 12 क्या कहती है गाइस? धारा 12 ये कहती है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन के बारे में बखान किया गया है, जिसमें से उप निर्वाचन आयुक्त दे रखा है, साथ में ही राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी ओर से एक निर्वाचन आयुक्त यदि कोई हो, या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी किया जा सकेगा। ये सारा का सारा काम धारा 12 में बखान किया गया है। धारा 13 के बारे में बात करते हैं। धारा 13 क्या कहती है कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के बारे में बखान किया गया है। तो बात की जाए कि धारा 13 में क्या होगा? प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी। किस प्रकार से? तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। किसके द्वारा? ERO के द्वारा नामावली है वो तो उसको तैयार की जाती है, और ERO निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के लिए व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार की परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। इसको थोड़ा सा याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकता है। अब किस प्रकार से नाम जुड़वाने के लिए अपन बात करते हैं, देखो इसको तो आप आराम से जानते हो। वोट कौन गिर सकता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम नहीं हो, वोट नहीं गिर सकता। ठीक है ना? वैसा का वैसा ये आ जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु न हो, और 1 जनवरी से उसकी गणना की जाएगी उसकी उम्र की, उसी का नाम जुड़ेगा वोटर लिस्ट में, और नहीं जुड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कभी आपने देखा कि 16 साल के बच्चे का नाम जुड़ जाता है वोटर लिस्ट में, ऐसा नहीं जुड़ता। दूसरा बात करते हैं, वहाँ का निवासी होना चाहिए। अब निवासी के बारे में बात करें तो देखो, आपने ऐसा कभी नहीं सुना ना, आप कहीं पर रूम किराया लेकर रह रहे हो, वहाँ के निवासी थोड़ी रह गए, वहाँ की आपकी वोटर आईडी थोड़ी बन गई, वहाँ पर आपको मत देने का अधिकार नहीं है ना। तो मामूली तौर का निवासी नहीं होना चाहिए, अर्थात उस वार्ड का निवासी किसको समझा जाएगा किसको नहीं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो पहला आ जाता है कि उस वार्ड के MP MLA या उस वार्ड के अभी नहीं रहे हो परंतु वार्ड के सदस्य होंगे। ठीक है। दूसरा बात करें, वार्ड में अनुपस्थित कहीं दूसरे शहर में नौकरी करता हो पर निर्वाचन सूची में उसका नाम होगा। आपने क्या किया, आप जयपुर में आकर पढ़ाई कर रहे हो, आप 18 साल से ऊपर हो गए और आपकी नगर पालिका कहीं दूसरी जगह है, तो आप वहाँ के क्या हो, वोटर हो। लेकिन आपके निर्वाचन जो नामावली होगी ना, उस सूची में आपका नाम होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जयपुर वाली में आपका नाम हो जाएगा, आप वहाँ पर रह रहे हो, नहीं, जहाँ पर आपका नाम जुड़ा वहीं पर आपका नामावली में, निर्वाचन नामावली में नाम होगा। अब आता है कि किसका नाम नहीं होगा, उसी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई मानसिक रोगी है ना, वह निवासी नहीं माना जाएगा। जो मेंटल होता है उसका वहाँ का निवासी नहीं माना जाएगा। दूसरा बात करें तो किसी घर पर स्वामित्व या फिर कब्जा रखता हो, आप कहीं पर रह रहे हो और किसी के घर पर आपने कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद में ऐसा थोड़ी है कि आपका वहाँ पर निर्वाचन नामावली सूची के अंदर से नाम जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन याद रखना। या फिर आपने कोई होटल खोल रखा है, या फिर कोई आपने हॉस्टल कर रखा है, या फिर कोई वहाँ पर जो जिस क्षेत्र के अंदर से कोई कारावास है, जेल है, तो उसमें रहने वाले लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया किसको वोट देना है, किस प्रकार से देना है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, किसका नाम जुड़ सकता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है कि धारा 14 में बखान किया गया कि निर्वाचन नामावली में पंजीकरण के लिए अयोग्यताएं, मतलब कि निर्वाचन नामावली के अंदर से नाम जुड़ाने के लिए कौन कौन सी अयोग्यताएं होती हैं, नाम नहीं जुड़ेगा जिसके लिए। देखो,
कौन वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा सकता उसके बारे में बात करते हैं। अब बांग्लादेश वाला यहाँ पर आ जाए और वोट डालने लग जाए, नहीं डाल सकते ना, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा बात करें, विकृत चिन्ह जैसे समक्ष न्यायालय के द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है तो भी उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। अन्य कोई अपराध कर दिया निर्वाचन में, उसको भ्रष्ट आचरण के कारण उसको दाखिल हटा दिया जाता है। ठीक है, ये सारी की चीज़ें कंडीशन होती है जिसको अयोग्यताएं बोला जाता है। निर्वाचन नामावली में इनको पंजीकृत नहीं किया जाएगा गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 15 के बारे में। धारा 15 क्या कहती है कि मिथ्या घोषणा, मतलब कि झूठी घोषणा कर दी कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उसके बारे में बखान करता है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी झूठी सूचना निर्वाचन सूची में पंजीकृत करता है तो उसको 1 वर्ष की सज़ा होगी या फिर जुर्माना 2000 से 5000 तक का दिया जाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 16 क्या कहती है। धारा 16 ये कहती है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बखान करते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार से परामर्श के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। इसका कार्य क्या क्या रहता है? इसका कार्य ये रहता है कि राज्य में इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन संचालन करना रहता है। संचालन के बाद में निर्वाचन नामावलियों को तैयारी करना और उनका पुनरीक्षण करना, सारे के सारे काम किसके रहते हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रहते हैं गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 17। धारा 17 क्या कहती है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बखान करती है। धारा 17 क्या कहेगी? जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बखान करेगी। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करता है राज्य सरकार से परामर्श के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। एक जिले में एक से अधिक भी हो सकते हैं, याद रखना। इनका कार्य क्या रहता है? इनका कार्य ये रहता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में रहते हुए जिले की नगर पालिकाओं में निर्वाचनों के संचालन के संबंध में सभी कार्यों का समन्वय और पुनरीक्षण करने का काम रहता है इनका। किनका? जिला निर्वाचन अधिकारी का। आगे लिखा गया है कि ऐसे अन्य कार्य जो राज्य निर्वाचन आयोग का या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सौंपे जाते हैं वो सारे के सारे काम ये करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 18। धारा 18 क्या कहती है कि स्थानीय प्राधिकारियों व अन्य सभी संस्थाओं द्वारा निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपेक्षित होने पर कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, राज्य का प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्वाचन कार्य हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, अब कौन, उसी के बारे में बात करते हैं। देखो, स्थानीय प्राधिकारी अब किसके कहने पर? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कहने पर। और किसको कराएगा? ईआरओ को। ठीक है, ईआरओ के बारे में बात करें तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को करवाएगा। ठीक है, और किस प्रकार से कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे? ईआरओ को उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से उसका क्रम रहता है। आगे बात करते हैं धारा 19 के बारे में। धारा 19 क्या कहती है? अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। ठीक है, धारा 19 ये कहती है गाइज। धारा 19 के बारे में बात करें तो निर्वाचन कार्य के दौरान जितने भी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए होते हैं उन्हें उस अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति समझा जाएगा। ये धारा 19 के बारे में बखान करती है। धारा 20 क्या कहती है? देखो, धारा 20 ये कहती है कि निर्वाचन नामावली तैयार करने आदि से सशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग होना, उसके बारे में बताता है। इसमें क्या बखान किया गया है? अगर कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी जो निर्वाचन कार्य करते समय अपनी ड्यूटी से लापरवाही करते हैं तो दंड का प्रावधान देखने को मिलता है। सज़ा मिलेगी उनको 3 से 2 साल, जुर्माना मिलेगा 1000 से 2000 तक का। इसको ये रहता है। अगर किसी भी कर्मचारी है, उस कर्मचारी ने क्या किया, उसकी ड्यूटी निर्वाचन कार्यों के अंदर से लगी हुई है और उसने अपने जो कार्य से ड्यूटी से लापरवाही काम किया तो उसको दंड दिया जाएगा। 3 माह से 2 वर्ष तक का कार्य सज़ा हो सकती है और जुर्माना 1000 से 2000 तक हो सकता है, ये याद रखना। अब देखते हैं धारा 1 से लेकर तक की 20 तक की धाराओं को अपने एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। इनको एक जगह मैंने लिखा है, उसका सार देखो। धारा 1 में बात करें तो उसका संक्षिप्त नाम,
प्रसार और प्रारंभ के बारे में बखान किया गया है। धारा 2 कहती है परिभाषाएं। धारा 3 कहती है परिसीमन, बोले तो जो नगर पालिकाओं का विस्तार आ जाता है। धारा 4 उपबंधों में छूट देखने को मिलती है। धारा 5 स्थापना और निगमन के बारे में बताती है। धारा 6 संरचना बताती है। धारा 7 पदावधि बताती है। धारा 8 शासन का निहित होना बताती है। धारा 9 वार्डों का विभाजन बताती है। धारा 10 वार्डों का निर्धारण बताती है। धारा 11 निर्वाचन बताती है और धारा 12 SEC के कार्यों का प्रत्यायोजन बताती है। धारा 13 कहती है निर्वाचन नामावली बताती है। धारा 14 कहती है पंजीकरण के लिए निहारताओं के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें धारा 15 क्या कहती है, मिथ्य घोषणा करना कहती है। धारा 16 कहती है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बखान करती है। धारा 17 कहती है जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताती है। धारा 18 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ERO को कर्मचारी उपलब्ध करवाना बताती है। धारा 19 कहती है प्रतिनियुक्ति और धारा 20 कहती है कि अधिकारी या फिर कर्मचारी को दंड का प्रावधान के बारे में बखान करता है। ठीक है, इस प्रकार से धारा 20 अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि धारा 1 से लेकर 20 तक को आपको सारी समझ में आ गई होंगी गाइज। तो आगे वाली जो धाराएं हैं धारा 21 से लेकर जो 50 तक बचती हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इन नोट्स की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पासवर्ड मैंने वीडियो में बता दिया, उस वाले को पासवर्ड को लगाना, आराम से आपको एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नए लोग हैं लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो B वाला पार्ट है उसको मैं एकदम ईजी रूप से आपको एकदम रटा दूंगा, नो टेंशन।